If I could have chosen a different path now, I would have. What got Isabella Guzman into the state hospital was not normal. She killed her mother, stabbed her 79 times. I'm not mentally ill anymore. I'm not a danger to myself or others. आखिर इजाबेला गुज़मैन के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने इतने हीनियस क्राइम को अंजाम दिया? अक्सर ऐसा होता है कि पॉपुलैरिटी इंसान को बाय नेचर हम्बल बना देती है। अपनी माँ की गरीबी, मदर फादर के डाइवोर्स ने इस लड़की के नेचर को एक अलग ही शेड दे दिया। तभी इजाबेला के नेचर ने ये रंग दिखाया। जानेंगे हर एक बात आज के इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ बिल्कुल आखिर तक। अपने नए साथियों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। इजाबेला गुज़मैन अमेरिका के कोलोराडो स्थित अरोरा में रहती थी। उसके साथ उसकी युन ही होए माँ और उसके स्टेप फादर रायन रहा करते थे। इजाबेला एक बेहद खूबसूरत लेकिन एमलेस लड़की थी। इसके फेस के हल्के फुल्के एक्सप्रेशंस भी लाखों करोड़ों को दीवाना बना देते थे। उसके मन में कुछ भी करने या बनने की इच्छा नहीं थी। उसका नेचर काफी डिफरेंट था। वो बचपन से ही अपने माता पिता के साथ काफी डिमांडिंग थी और अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं होती थी तो झगड़ा करती थी। पूरा घर सिर पर उठा लिया करती थी। पढ़ाई लिखाई में भी इजाबेला एक एवरेज स्टूडेंट थी। हाई स्कूल तक की परीक्षाएं भी उसने बड़ी मुश्किल से पास की। हालांकि अपनी स्कूल लाइफ में वो कभी फेल नहीं हुई। एक बार इजाबेला अपनी माँ के साथ बैठी थी। माँ बेटी के बीच प्लेट्स को लेकर आर्ग्यूमेंट चल रहे थे। इसी बीच इजाबेला की माँ ने उससे कहा कि तुम कम से कम अपनी प्लेट तो खुद धो लो। दरअसल उसकी माँ उसे इस तरीके से कुछ मैनर सिखाने की कोशिश कर रही थी। इस बात से इजाबेला को इतना गुस्सा आया कि इसने अपनी माँ को ही पीटना शुरू कर दिया। उसने अपनी मम्मी को इस कदर मारा कि वो लगभग मर ही गई थी। इसके बाद वो अपनी माँ को इसी हालत में छोड़कर पूरे 3 दिनों के लिए चली गई। इन 3 दिनों के दौरान इजाबेला की माँ बड़ी ही डर और मुश्किल परिस्थितियों में रही। इजाबेला घर से बाहर निकलकर अपने दोस्तों के साथ फन करती रही। जब इजाबेला 6 साल की थी तब उसके माता पिता का डाइवोर्स हो गया। इजाबेला की कस्टडी इसकी माँ को मिल गई, लेकिन ये लड़की अपनी माँ से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। डाइवोर्स के केवल 1 साल बाद यानी जब वो 7 साल की थी, इसी बीच उनकी माँ और इजाबेला के बीच काफी सीरियस फाइट हुई और इसकी माँ ने तंग आकर इसे वापस अपने बायोलॉजिकल फादर के पास भेज दिया। लेकिन इजाबेला जब अपने बायोलॉजिकल फादर रिचर्ड के पास आई तो उनके साथ काफी अच्छे से रहा करती थी। उसका बिहेवियर काफी अच्छा हुआ करता था, लेकिन ये सब वो केवल ड्रामा कर रही थी। उसके अच्छे व्यवहार की वजह से उसके पिता को लगा कि उनकी बेटी का बिहेवियर बहुत अच्छा है और उसकी माँ उसे झूठ बोल रही है। युन ही मोए इजाबेला की माँ थी। वो काफी स्वीट और केयरिंग लेडी थी। डाइवोर्स होने के बाद भी वो अपनी बेटी को अपने साथ रखने के लिए तैयार थी। अपनी बेटी का वेल बिहेवियर देखकर उसके पिता रिचर्ड ने इजाबेला को वापस उसकी माँ के पास भेज दिया। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि इजाबेला का स्कूल वहां से पास था। लेकिन आपको बता दें कि इजाबेला अपनी माँ से जितनी नफरत करती थी, अपने पिता से उतना ही प्यार करती थी। युन ही होए और रिचर्ड आर्टिस्ट थे। वो दोनों ही एक स्टूडियो में साथ में काम किया करते थे। डाइवोर्स के बाद भी वो दोनों एक साथ काम करते थे, लेकिन इजाबेला को ये बात एक पसंद नहीं थी। वो सोचती थी कि जब तुम दोनों का डाइवोर्स हो गया है तो दोनों साथ में क्यों काम करते हो। इजाबेला की माँ की गरीबी भी उसे अखरती थी। इजाबेला का अपना एक बॉयफ्रेंड था। इजाबेला की माँ अपने बेटी को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देती थी। इसके लिए वो स्टूडियो के काम के अलावा पार्ट टाइम जॉब भी किया करती थी। वो दिन में 12 घंटे काम करती थी, लेकिन इसके बावजूद उसकी माँ अपनी बेटी के लिए महंगी महंगी चीजें प्रोवाइड नहीं करा पाती थी। उसे एक्सपेंसिव प्लेसेस पर घूमने के लिए नहीं भेज पाती थी। ये तमाम बातें इजाबेला को न केवल बुरी लगती थी, बल्कि इनकी वजह से ही वो अपनी माँ से बुरी तरह नफरत करने लगी थी। इसे ये बात कभी समझ में नहीं आएगी उसकी माँ उसके लिए कितना सेक्रीफाइस करती थी। धीरे धीरे ये नफरत बढ़ती चली गई और फाइनली इजाबेला मेंटली उस लेवल पर पहुंच गई जहां वो अपनी माँ के साथ मारपीट करने और जान से मारने देने से भी पीछे नहीं हटने वाली थी। इजाबेला अपने हाई स्कूल के फाइनल ईयर में थी। एग्जाम से 2 महीने पहले वो गायब हो गई। उसके टीचर ने जब इजाबेला की माँ से बात की तो उसे सच्चाई का पता चला कि इजाबेला की अटेंडेंस भी काफी कम थी। कुल मिलाकर इजाबेला ना तो कोई जॉब कर रही थी ना ही स्टडी कर रही थी। उसके पास टाइम ही टाइम था और वो इस टाइम को मिसयूज कर रही थी।
इस बात को जानकर उसकी माँ काफी डिसअपॉइंटेड थी। एक बार जब इजाबेला की माँ जब अपने घर आई तो उसने देखा कि उसके ठीक पीछे से एक लड़का बिना शर्ट पहने हुए भागता जा रहा था। वो लड़का इजाबेला की खिड़की से कूदा। ये देखकर उसकी माँ को काफी गुस्सा आया और उसने इजाबेला को उसके रूम में जाकर समझाने लगी, लेकिन उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त झगड़ा हुआ। इजाबेला की माँ जब भी बाहर होती थी तो वो अपने साथ अपने रूम में लड़कों को बुलाती थी और उनके साथ समय बिताती थी। यहाँ तक कि उन लड़कों का खाना पीना भी उसी रूम में हुआ करता था। जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी तो इजाबेला की माँ को लगा शायद उनकी बेटी को एक पिता के प्यार की भी जरूरत है, तो उन्होंने रायन से शादी कर ली। लेकिन इजाबेला को अपनी माँ की दूसरी शादी बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे लगा कि उसकी माँ ने फाइनली सारे कनेक्शन तोड़ लिए हैं। अपने स्टेप डैड और माँ दोनों से झगड़ा करती थी। माँ से उसे इतनी नफरत हो गई थी कि वो उन पर थूक दिया करती थी। जब कभी भी वो लेट नाइट घर आती थी तो अपनी माँ के कमरे में उन पर केवल थूकने के लिए जाती थी। एक दिन युन ही और इजाबेला दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। इजाबेला किचन में थी और वहां से सामान फेंककर अपनी माँ को मार रही थी। फिर गुस्से में वो अपने रूम में चली गई और डोर लॉक कर दिया। इन तमाम सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए इजाबेला की माँ ने उसके बायोलॉजिकल फादर रिचर्ड से बात की। फिर तीनों ने डिसाइड किया कि वो सभी मिलकर के इजाबेला से प्रॉपरली बात करेंगे। इस बातचीत के दौरान इजाबेला को ये रियलाइज कराया गया कि उसकी माँ उसके लिए कितना कर रही है और उसका बिहेवियर कितना नेगेटिव है। इजाबेले ने इस चीज को सबके सामने एडमिट किया, अपने बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज लाने की बात की। रिचर्ड ने अपने बेटे के प्रॉमिस को एक्सेप्ट किया, उसे हग किया और फिर वहां से चले गए। लेकिन इजाबेला ने ये तमाम ड्रामा केवल सिचुएशन को टालने के लिए किया। उसके मन में तो कुछ और ही प्लानिंग चल रही थी। एक रात युनही ने अपने हस्बैंड रायन से कहा कि मैं ऊपर शावर लेने जा रही हूँ, फिर हम साथ में सोएंगे, क्योंकि युनही को सुबह जल्दी ही काम पर जाना था। रायन बेडरूम में आया और फिर उसे नींद आ गई, लेकिन अचानक एक चीख सुनकर उसकी नींद खुली। बाथरूम से चीखने की आवाज आने लगी और बाथरूम में गया तो भीतर से चीखने की आवाज आ रही थी। उसने ये फील किया कि यह आवाज युनही की ही थी। इजाबेल अपनी माँ पर जानलेवा हमला कर रही थी। रायन ने इजाबेला को समझाने की कोशिश की, दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन फाइनली वो कुछ नहीं कर सका। इसके बाद वो नीचे गया, उसने पुलिस को फोन किया और पुलिस से बात करते हुए जैसे जैसे ऊपर आया तो उसने देखा कि अब बाथरूम से आवाज आना बंद हो गई है। इसके बाद फिर उसने दरवाजे से लगाया और सुनने की कोशिश की। उसे अपनी पत्नी के आखिरी शब्द सुनने को मिले। दरवाजा अंदर से बंद था। उसे एहसास हुआ कि शायद अब मरने की बारी है उसकी। वो चुपचाप धीरे से एक एक स्टेप लेते हुए नीचे आ गया। तभी बाथरूम का डोर खुला और उसने देखा कि इजाबेला खून से लथपथ उसके सामने खड़ी है। उसके हाथ में एक चाकू है जिस पर खून लगा हुआ है। इजाबेला उसके पास से होती हुई किचन में चली गई। रायन काफी डरा हुआ था। आगे चलकर जब उसने बाथरूम में जाकर अपनी वाइफ को देखा तो युनही दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। इजाबेला ने अपनी माँ को 79 चाकू से स्टफ किया, जिनमें से 31 बार उसके चेहरे पर और लगभग 48 टाइम्स उसके गले और चेस्ट पर मारा था। पुलिस के आने से पहले ही इजाबेला वहां से भाग गई। सारी चीजों को देखने के बाद पुलिस ने इजाबेला की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के पास एक कार में डेड बॉडी की होने का कॉल आया। पुलिस ने जाकर जब देखा तो वो इजाबेला ही थी। उसके ऊपर खून लगा हुआ था और वो खून उसकी माँ का था। इजाबेला पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही थी। उसे साइकियाट्रिस्ट को दिखाया गया तो उन्होंने बताया कि वो स्किज़ोफ्रेनिया की शिकार है। फिलहाल वो एक साइकियाट्रिस्ट फैकल्टी में रह रही है, जहां उसे हमेशा के लिए भी रखा जा सकता है और रिहा भी किया जा सकता है। ये वाकई में हैरान कर देने वाला मामला है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।